इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रदर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया है। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या n है और उस n को हमने जो है वो उपकोष से पहले लिखा। उपकोष कौन से हैं अपने s, p, d, f वहाँ पे लिखा हुआ है। और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन को हमने उपकोष के ऊपर दिखाया है नंबर के द्वारा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 हैं, 12 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन करते हैं। देख सकते हैं आप, हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 1s2। यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोष और इलेक्ट्रॉन की स्थिति इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो पहले तो ये चीज़ हुई। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है बॉक्स या गोले के द्वारा भी दर्शाया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों को तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उस प्रकार से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो भरा जाता है। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे हैं वो आवर्त सारणी के अनुसार जो है ना इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम जानेंगे। प्रथम 30 तत्व जो हैं उनका हम यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो बनाया जाता है, लिखा जाता है। और यहाँ पे आप जैसे कि जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और जो अन्य तत्व हैं हाइड्रोजन से लेके 118 तत्व जो हैं वो सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जाते हैं। और इसी प्रकार उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आवर्त सारणी की प्रथम आवर्त को हम ले। तो प्रथम आवर्त में आप जानते हैं केवल 2 ही तत्व हैं। बिल्कुल सही, एक अपना हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और दूसरा हमारा हीलियम है जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो आप देख रहे हो कि ये अपना जो मुख्य कोष है, प्रथम मुख्य कोष, उसमें 1s में तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो रहा है 1s1। और जो हीलियम है तो उसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना उसका परमाणु क्रमांक 2 है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी उपकोष में जा रहा है, उसी ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में जा रहा है। वहाँ भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रथम आवर्त के जो 2 तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत ईजी है। हाइड्रोजन का हमने देख लिया 1s1 और हीलियम का हो गया 1s2। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम आते हैं आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में। तो द्वितीय आवर्त में जो है 8 तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए वो 8 तत्व कौन कौन से हैं। तो वो 8 तत्व हैं हमारे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, और इनका यदि हम परमाणु क्रमांक देखें तो इनका परमाणु क्रमांक लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो इनका परमाणु क्रमांक है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नियॉन का परमाणु क्रमांक है 10। तो देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस क्रम से जाएंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लिथियम को। तो जैसे कि आपने देखा था कि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं 1s में गए थे, तो उसी प्रकार लिथियम के भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो 1s में जाएंगे तो वो हो जाएगा 1s2। अब उसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट जो उपकोष है उसमें जाएगा, वो जाएगा 2s में। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है इनके पास, लिथियम के पास 1, तो वो चला जाएगा 2s1 में। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1। ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। आगे बढ़ते हैं, लिथियम के बाद हम लिखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। देखिए इसको 1s2 2s2, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा इलेक्ट्रॉन था बेरिलियम का वो 2s2 में चला गया और इस प्रकार से उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भर गए हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप जानते ही हैं कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, p में अधिकतम 6 है ना, और d में कितने जाते हैं, अधिकतम 10 जाते हैं और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बस उसी को हमको फॉलो करते जाना है। अब आगे जो हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो है बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। तो अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो भरना सीख लिया, 5वां इलेक्ट्रॉन है। अब वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा जिसकी उससे, तो यहाँ पे वो जा रहा है 2p में जा रहा है। 2p में आप देख सकते हैं 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक 2px में चला जाएगा। तो हम उसे लिख सकते हैं 2p1। और यदि हम बॉक्स बना के देखें तो बॉक्स में आप उनकी किस प्रकार से क्रम में भर रहा है उसको आप देख पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, देखना भी।
अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बोरान का, तो बोरान के बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट जो है वो कार्बन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 होता है। तो 6 में फिर 5 तक तो बोरान की जैसे ही भरेगा और छठवा फिर उस पे जाएगा, पी में ही जाएगा। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। तो नेक्स्ट भी ये चला गया 2py में चला गया, या हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2 कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो। और इसके बाद हम देखते हैं कार्बन के बाद है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साथ होता है, तो नाइट्रोजन में यहाँ पे देखेंगे जो एक और इलेक्ट्रॉन आया है वो चला जाएगा 2pz में चला जाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब देखिए आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि हुंड का नियम भी हमें दिखाई दे रहा है। हुंड के नियम के अनुसार वो जो हमारा p उपकोष है उसकी जो समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब उसने क्या कहा था, जब उसमें जो ऑर्बिटल हैं कोई भी रिक्त ऑर्बिटल नहीं होगा तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, अब वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू होगी। तो वो आपको नज़र आएगा आगे की 3 तत्वों में, जैसे कि हमने ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन लिया है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आपका यहाँ पे है ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इसमें 2p का वो 2px में जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप इसी प्रकार देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 9 वाला जो फ्लोरीन है उसका जो 9वां इलेक्ट्रॉन है वो 2py में जा रहा है, और नियॉन है, नियॉन जो है उसका जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो 2pz में जा रहा है। इस प्रकार से जो आपका p जो सब शेल है उस सब शेल में पूरे ऑर्बिटल जो है फिल हो गए हैं। तो ये था हमारा आवर्त सारणी का जो दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में भी 8 तत्व हैं, जिसमें तीसरे मुख्य कोष का भरना हम देखेंगे। तो 8 तत्व सबसे पहले देखें, वो 8 तत्व कौन से हैं। तो वो 8 तत्व इस प्रकार से आप देख सकते हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। और यदि हम इसका परमाणु क्रमांक सोडियम से देखें तो 11 से स्टार्ट होकर 18 तक है। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने इससे पहले देखा था कि 10 तक तो हमने भर लिया था, नियॉन की जैसे ही रहेगा। अब इसमें सोडियम में जो 11वां इलेक्ट्रॉन आया है वो जाएगा तीसरे मुख्य कोष में, मतलब 3s में जाएगा। तो वहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3s1। मैग्नीशियम में इसका जो 12वां इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 3s में ही जाएगा, और उसका हो जाएगा 3s2। अब इसके बाद जो भी हमारे तत्व हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे। उसमें आप कह सकते हो 3p में जाएंगे। तो 3p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हम पहले शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस को देखें तो एल्यूमिनियम 13 और सिलिकॉन आपका है यहाँ पे 14 और फास्फोरस का है 15। तो इसका जो 13वां, 14वां और 15वां इलेक्ट्रॉन है वो क्रमशः 3px, 3py, 3pz इस ऑर्बिटल में जाके भरेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन जाके भर रहे हैं वहाँ पे। और आप इसके आगे के जो 3 तत्वों को आप देखेंगे वो कौन से हैं, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक 16, 17 और 18 है। तो इसका जो 16वां, 17वां और 18वां इलेक्ट्रॉन है इन 3 तत्वों का, वो किस प्रकार जाएंगे, क्रमशः जाके वहाँ पे पेयरिंग शुरू करेंगे। मतलब सल्फर जाएगा 3px के पास, और क्लोरीन का जो 17वां इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आपका 3py पे, और आर्गन का जो 18वां इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आपका 3pz में। इस प्रकार से वो जो आपका मुख्य कोष था, तीसरा मुख्य कोष है, उसमें जो p जो आपके सब ऑर्बिटल थे वो जो है सब सेल जो हैं वो क्या हो गए, पूरी तरीके से भर गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम आगे के चतुर्थ आवर्त में देखेंगे कि वो किस प्रकार से भरता है। आवर्त सारणी का चौथा आवर्त पोटेशियम 19 से प्रारंभ होकर क्रिप्टॉन 36 में समाप्त होता है।
और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं तत्वों को, वो हमारा 19 से लेकर 30 तक के तत्व है, मतलब जिंक तक का तत्व हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो कौन कौन से तत्व हैं, तत्वों के नाम हम देख सकते हैं। ये हैं पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। हमने ये जो तत्व हैं वो लिए हैं, जिनका परमाणु क्रमांक पोटेशियम का यहाँ पे 19 है, और उसके बाद ये जिंक का जो है 30 है। क्रम से सबके एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सब में बढ़ते गए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से नेक्स्ट सब सेल में जा रहे हैं, ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 3p तक तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो भर चुके थे। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 4s में जाएगा। तो 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पोटेशियम का जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 4s1 के रूप में जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट है कैल्शियम है, कैल्शियम का जो 20वां इलेक्ट्रॉन है वो उसी s ऑर्बिटल में ही जा रहा है, वो हो जाएगा 4s2। अब वो फुलफिल हो गया। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट एलिमेंट है अब हमारे पास है वो है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम को देखिए यहाँ पे, इसका यदि हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। अच्छा, अब इसको देख के आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे 3d तो 4s के बाद आना चाहिए, हमने 3d को पहले क्यों लिख लिया? तो ये लिखने में सुविधा हो इसलिए हमने लिखा है। आप 4s को पहले करके 3d को बाद में कर सकते हैं, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, फिर उसके बाद इधर आपका 3d में आएगा। चलिए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इसका जो स्कैंडियम का जो 21वां जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जा रहा है आपका 3d1 में जा रहा है। 4s2 तक तो पहले चला गया था, अब जो इलेक्ट्रॉन आया 3d1 में भरा। आपको पता है d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक एक करके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भरते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा तत्व है, उस तत्व का नाम है टाइटेनियम। तो यहाँ पे आपका जो टाइटेनियम है, वैनेडियम है, इसमें हम देखें तो इसका जो टाइटेनियम का 22 है, तो उसका जो 22वां इलेक्ट्रॉन है, और वैनेडियम का जो 23 है, तो उसका 23वां इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d2 एंड 3d3 करके उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो भर जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए किसका है, क्रोमियम में देखिए। क्रोमियम में जो है, आप अगर ध्यान से देखें इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना को, तो वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे 3d5 है और 4s1 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो अपवाद हो गया। और इसी तरह अगर आप नीचे में आएंगे, यहाँ पे जो 29 है जिनका परमाणु क्रमांक कॉपर का, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार का अपवाद जो है हमको नज़र आ रहा है, 3d10 और 4s1। जबकि बाकी जो तत्व हम बीच में जो देख रहे हैं, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं तो सब वैसे ही जा रहे हैं, जैसे अपाउ का नियम में बताया गया है। लेकिन ये जो दो तत्व हैं, कौन से, क्रोमियम और कॉपर, ये अपवाद के रूप में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम देख लें मैग्नीज का जो है वो क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बिल्कुल है इसमें 3d5। मैं अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है उनके में फोकस कर रही हूँ, आगे का हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो है आपका मैग्नीज में ये हो गया 3d5 और 4s2। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आयरन को देख सकते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसमें चला जाएगा, ये 3d में चला जाएगा, तो उसकी संख्या 6 हो जाएगी। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है, तो ये चला जाएगा 3d7 के रूप में। 3d में ही जो आपका उपकोष है उसमें ही वो भरते जा रहे हैं। अब इसके बाद आपका यहाँ पे दिख रहा है निकिल, उसका कितना होता है, निकिल का होता है 28, तो उसका 28वां इलेक्ट्रॉन चला गया, उसमें 3d8 के रूप में चला गया। और कॉपर में तो आपको अपवाद देख ही रहे हैं, वहाँ पे 9 होना था लेकिन वो हो गया है 10, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं जिंक का। तो जिंक में हम देख रहे हैं कि जो 3d जो उपकोष था वो पूरी तरीके से भर चुका है, 3d10 एंड 4s2। तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर जिंक का देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, जो कि पूरी तरीके से उसके ऑर्बिटल्स हैं, सब सेल्स हैं, वो भर चुके हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं क्रोमियम और कॉपर ये अपवाद के रूप में नज़र आ रहे हैं। होना क्या था इसमें, आपेक्षिक विन्यास होना था क्रोमियम के केस में 3d4
और 4s2। और लेकिन हमको मिला क्या, वास्तविक विन्यास क्या मिल रहा है, 3d5 और 4s1, ठीक है। और इसी प्रकार कॉपर के केस में देखिए तो आपेक्षिक विन्यास ये होना था हब्बाउ के अकॉर्डिंग 3d9 और 4s2, लेकिन जो वास्तविक विन्यास मिला है वो मिला है आपका 3d10 और 4s1। तो इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो देखा गया है कि जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो ऑर्बिटल होते हैं, अर्धपूरित इन द सेंस डी में डी का आधा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 का आधा क्या हो गया 5, मतलब वो आधा भर गया। और पूर्णपूरित मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए। मतलब अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन के द्वारा ये चीज़ें जांची गई हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा स्थायी है, इसलिए वो उस केस में वो अफबाउ के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और उसको हम एक अपवाद के रूप में देखते हैं।